अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन के लिए थ्योरेटिकली एक पेज कर लीजिएगा। जी आई कैप की बुक से बताता हूँ। चैप्टर 9 पेज 309 जी 309 हेडिंग 5 एक पेज है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये कर लीजिएगा इस चैप्टर से। अच्छा ये चीज़ें किधर गया? ये चीज़ें हैं मेरे लैपटॉप में। कोई स्नैक्स आता है मतलब जैसे ये गूगल क्रोम का ये विंडोज 10 है इसमें 20 GB हार्ड है, वो तो है, कोर 5 भी है। और ये चीज़ आगे तो रेजोल्यूशन और ये इनका कैसे पता चलेगा मुझे? नहीं एक वेबसाइट यूज़ करनी है, एक टेस्ट ऑटोमेटिकली ना गूगल को इंस्टॉल कर लेता है। अच्छा इनेबल कर लेता है। अच्छा इधर से आके चेक करेगा, नहीं अपना मशीन है। नहीं मैंने तो आई कैप गया हूँगा तब ये टेस्ट खुला होगा। ठीक है शुक्रिया। 8 मैंने आपको कहा था कि आप ना ये थ्योरी वाली चीजें रजिस्टर पे लिख लिया करें। एक तो एक जगह इकट्ठा भी हो जाएगा, दूसरा आप लिखेंगे तो पढ़ेंगे तो लिखेंगे ना, तो इसी बहाने पढ़ भी लेंगे। तो ये चैप्टर 9 में से बस एक ही पेज है एडवांटेज डिसएडवांटेज। चले मार्जिनल एब्जॉर्प्शन चैप्टर खत्म। बस सवाल दिया था कल। हाँ कल क्या जी? प्रोसेस वाला मेरा बनाया हुआ था, बाकी तो इधर से उठाए हुए थे। इन्वेंट्री का पहला सवाल बहुत आसान था, दूसरा सवाल आई कैप के पास पेपर का ही है। वो भी इंट्रो का। है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये टॉपिक एक ही है, वो तो चैप्टर अलग अलग हैं इसलिए, यानी अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर नाम ही लिखते इसमें भी इसका जिक्र आ जाता तो काफी है, तो इसलिए मैं इनको एक टॉपिक के तौर पे ही पढ़ा रहा हूँ। जी
हाँ वेरिएंस एनालिसिस में से सवाल तकरीबन कंफर्म आता है और इसमें फार्मूले हैं बहुत सारे मिलते जुलते हैं जो आपने करने हैं याद है जी। नहीं रेशियो के तो फिर आसान फार्मूले थे, इसमें ज्यादा हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, इसलिए वो वजह बता देता हूँ कि वो फार्मूले नहीं याद करते। फार्मूला याद नहीं करते, बस ठीक है पढ़ लिए समझ आ गए, बस ठीक है फरवरी में कर लेंगे याद, अगस्त में कर लेंगे। और जिस सवाल में थोड़ी मुश्किल होती भी है वो उस सवाल की मुश्किल को और बढ़ा देते हैं क्योंकि फार्मूले याद नहीं होते, फिर वो फार्मूले सोचने पे टाइम लगता है। तो इसलिए इसके फार्मूले आप साथ साथ रिवाइज बार बार करेंगे तो याद रहेंगे। मैं आपको फार्मूले समझा भी दूंगा, कुछ डिराइव भी कर दूंगा, लेकिन याद आप नहीं करने हैं। और वो साथ साथ रोज रिवाइज करेंगे तो याद रहेंगे। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और कहेंगे ठीक है फरवरी में याद कर लेंगे तो नहीं होंगे। तो अभी लेक्चर्स में साथ साथ आप बार बार रिवीजन करेंगे तो फार्मूले याद होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसके लिए बस एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, यानी ये तो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मेनली ये है टॉपिक है थोड़ी देर में। नहीं ये कोई चैप्टर नहीं है ना भाई, एक अलग चैप्टर बना दिया, वरना ये इसका इंट्रोडक्शन है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे होता क्या है। बिजनेसेस जो काम रिपीटेटिव बेसिस पे कर रहे होते हैं, मतलब बार बार, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है चाहे वो गुड्स बेचते हैं, उनको अपने वर्किंग के स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो उनको अपनी एक स्टैंडर्ड रेसिपी बनानी पड़ेगी, वरना तो शेफ काम छोड़ गया तो बस काम खत्म हो गया। तो इसलिए स्टैंडर्ड रेसिपी बनानी पड़ेगी। मेडिसिन है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर है जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उनको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे किसी भी सर्जरी के, यानी डॉक्टर की काबिलियत के ऊपर नहीं छोड़ सकते, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। इसी तरह ये जो पायलट्स हैं बेशक जितने मर्जी काबिल हों लेकिन इनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। तो बिजनेसेस अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वर्किंग स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं। कॉस्ट के हवाले से जो बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट बार बार सेल प्राइस तो चेंज कर नहीं सकता उसकी, तो उसके लिए वो कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट का एक यूनिट लेट से 25 रुपए में बेचना चाहते हैं और 20 रुपए तक कॉस्ट इसकी हमें आनी चाहिए, तो उस 20 रुपए की कॉस्ट का वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि बस फिर 20 रुपए में ही काम होना चाहिए। और उसमें मजीद डिटेल कि एक यूनिट बनाने के लिए 4 किलो लगना है तो बस ठीक है 4 किलो लगना है, खुल डुल के नहीं मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू हो जाना, 4 किलो बहुत है। इसी तरह लेबर एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे काम काफी है तो बस 3 घंटे में हो जाना चाहिए, सुस्ती नहीं करना। तो ये बिजनेस ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए और चूंकि इन सब पे कॉस्ट इनकर हो रही है तो मतलब एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर ली बिजनेस ने, ताकि क्वालिटी मेंटेन रह सके, कॉस्ट मेंटेन रह सके। तो बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स की एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं साल के शुरू में, और इनके छोटे छोटे टुकड़े मुख्तलिफ चैप्टर्स में पड़े हुए हैं। OAR भी इसी का हिस्सा है, जो OAR था वो भी इसी का हिस्सा है। इसी तरह जो लेबर के अंदर वो जो था कि स्टैंडर्ड R पर यूनिट, तो वो इसी का हिस्सा है। अब वो सारा कुछ इकट्ठा हो रहा होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है ये कि बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अगर फॉलो ना हो सके तो फिर देखते हैं कि क्यों फॉलो नहीं हो सका, क्या कमियां रह गई, आइंदा उसको बेहतर कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। एक यूनिट की अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट बनानी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड कार्ड बनता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कह सकते हैं उसको। ये प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए बिजनेस अपने पास एक कार्ड बना रहा है। इसका फॉर्मेट नहीं इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इसके फॉर्मेट को रटने की कोशिश ना करें, देखिएगा इसमें है क्या चीजें। क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट कह लें, कॉस्ट कह लें, टोटल कह लें। इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसको समझाऊंगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ने स्टैंडर्ड बना लिया और ये नॉर्मली साल के साल चलता है, जल्दी भी रिवाइज हो सकता है और साल से ज्यादा भी चल सकता है। एक यूनिट के लिए ये सब होना चाहिए, यानी एक यूनिट के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल लगना चाहिए, ये सारी मिसाल है बस। ए लगने चाहिए 3 kg, एक यूनिट बनाने में मटेरियल ए लगेगा 3 किलो, और ये वो 3 किलो होगा जो कि मिलता होगा 20 रुपए पर किलो के रेट पे।
20 और 60 में क्या फर्क है? जो मटेरियल 20 रुपए किलो मिलता है उसके 3 किलो लगेंगे, तो 1 यूनिट बनाने में 60 रुपए का मटेरियल ए लग रहा होगा। मटेरियल बी इसके 2 किलो चाहिए होंगे, 1 किलो जो है वो 50 रुपए का मिलता है, 200। 1 यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर के 5 घंटे चाहिए होंगे और उसको हम पे करते हैं 150 रुपए पर आवर, 750। 150 और 750 में क्या फर्क है? 150 जो है ये उस वर्कर का वेज रेट पर आवर है, और चूंकि वर्कर 5 घंटे काम करेगा तो यूनिट बनेगा, तो 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए इतने रुपए की लेबर लग जाएगी। इस चैप्टर के सवालों के लिए ना बहुत जरूरी है, अभी तो चलो आसान लग रही है बात, स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, इन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे होते सवालों को। वो खैर सवालों में आऊंगा तो फिर बार बार दोहराऊंगा इस बात को। ये इन रिसोर्सेज का रेट है, ये रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, 1 यूनिट पे क्या खर्चा आएगा वो ये, यानी 1 आवर 150 रुपए वाला है, लेकिन 5 घंटे लगेंगे तो 1 यूनिट बनेगा, तो उसका मतलब 1 यूनिट बनाने में 750 की लेबर कॉस्ट आएगी। 1 किलो 50 रुपए का है, लेकिन चूंकि 2 किलो लगने हैं तो 1 यूनिट बनाने में 100 रुपए का मटेरियल बी लग रहा होगा, 60 रुपए का मटेरियल ए लग रहा होगा, जो कि 20 रुपए किलो मिलेगा। FOH फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग, और ये है वही जिसको आप बचपन में OAR पढ़ते आए हैं, ये वही है OAR, यानी स्टैंडर्ड कार्ड में ये OAR ही इस्तेमाल हो रहा होता है। OAR निकालने के लिए इसको लेबर आवर से भी लिंक किया जा सकता है, मशीन आवर से भी लिंक किया जा सकता है, पर यूनिट से भी लिंक किया जा सकता है, तो ये वेरी कर सकते हैं। मैंने लेबर आवर से लिंक कर दिया इस मिसाल में, चूंकि इसको लेबर आवर से लिंक किया तो यही से लिंक हो गया ना, यानी कि लेबर 5 घंटे काम करेगा चूंकि, तो इतना वेरिएबल FOH आएंगे, इतने फिक्स्ड FOH आएंगे। Hmm? 1 2 3 5 ये मैनेजमेंट की मर्जी है, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं तो सारा साल भी चल सकता है, वरना 1 साल के लिए, यूजुअली 1 साल के लिए। जी स्टैंडर्ड है कि कितनी कॉस्ट तक हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी, तो टारगेट कॉस्ट भी था कि कितने कॉस्ट आनी चाहिए। टारगेट कॉस्टिंग डिफरेंट चीज थी, उसमें हम कोई नया काम करने वाले थे। जैसे आपको सिर्फ अगर ये लग रहा है कि वहां भी हम एक टारगेट सेट कर रहे थे, यहाँ भी टारगेट सेट कर रहे हैं, बस इतना ही कॉमन है, लेकिन ये एक ऑनगोइंग बात हो रही है कि हर साल हम एक प्रोडक्शन करते हैं, कई साल से करते आ रहे हैं, हम अपनी नॉर्मल प्रोसीजर्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। वो तो एक इनिशियल प्लानिंग स्टेज थी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या करें, सिर्फ टारगेट कॉमन होने की वजह से टॉपिक सेम नहीं हो गया। यानी एक स्टूडेंट है जिसने रोज रूटीन में पढ़ना है, उसका एक टारगेट सेट करना है कि इतने घंटे मैंने रोज पढ़ना है, आप इसको इसकी मिसाल ले सकते हैं। और एक है जिसने सीए शुरू करना है और वो शुरू में ही सोच रहा है कि मैं ये शुरू करूं ना करूं, मुझे कितना करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, वो एक बहुत इनिशियल स्टेज की चीज है, वो प्री प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग क्या होती है? प्री प्लानिंग, अच्छा ठीक है यार जी। क्या? हाँ जी, मतलब इसमें हम ये स्टैंडर्ड्स ये सेट करना चाह रहे हैं कि अगर कभी, और बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि सेल प्राइस फ्लक्चुएट ना करे, ये भी फार्मूला ना चेंज हो। यानी अगर वर्कर कोई आता है वो खुल डोल के मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, जाया भी कर रहा है, तो उसको भी तो कंट्रोल करना है ना। वर्कर सुस्ती से काम कर रहा है, इसको भी तो कंट्रोल करना है। और अगर बहुत जल्दी काम कर लेगा तो फिर क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है, तो इसलिए ये चीज भी इंश्योर करनी है, ये चीज भी इंश्योर करनी है। क्या जी, क्या रीजंस? कहाँ? अरे मैंने तो भी सिर्फ आपको बताया स्टैंडर्ड कार्ड होता क्या है, अभी सिर्फ स्टैंडर्ड कार्ड बताया क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस तो अभी मैंने नहीं शुरू किया, अभी मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड कार्ड बताया कि ये होता क्या है। तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक कार्ड बना लेता है स्टैंडर्ड, कि 1 यूनिट बनाने के लिए
क्या क्या रिसोर्सेज लगने चाहिए, कितने कितने लगने चाहिए, उनका रेट क्या होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि एक यूनिट इतने में बन जाना चाहिए। अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है तो ये उसका कार्ड है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो फिर ये लाइन होगी ही नहीं। ये लाइन स्टैंडर्ड कार्ड का पार्ट ही नहीं होती अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। यानी वो बिजनेसेस जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं उनका स्टैंडर्ड कार्ड जो कार्ड होगा उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच सारे होंगे। और अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होगा तो फिर ये लाइन नहीं होगी, उसमें बाकी होंगी। स्टैंडर्ड कार्ड बिजनेस बनाते हैं, काफी काम है इसके। जैसे उनको जब पता है कि एक यूनिट हमें इतने का पड़ेगा, इतने का पड़ना चाहिए, तो फिर वो प्राइसिंग डिसीजन कर पाएंगे। इसी तरह बजटिंग में इसने बहुत इस्तेमाल होना है। अच्छा, बजटिंग बेशक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बजटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें। ये बजटिंग का कॉन्सेप्ट जरूर पता हो कि ये और चैप्टर्स में थोड़ा बहुत टूटा फूटा मिक्स हो तो पता तो बजटिंग होती क्या है। बिजनेस ना अपने साल के शुरू में टारगेट सेट करता है, उस साल के लिए प्लान करता है। जैसे स्टूडेंट जब फरवरी का महीना स्टार्ट होगा तो अच्छा है कि आप पहले उस फरवरी का एक प्लान बनाएं कि आपने जो कोर्स कवर करना है, आपने कितने आवर्स पढ़ लेना है। वो जो प्लान बना रहे होंगे परफॉर्मेंस के लिए, ये बिजनेस भी इस तरह प्लान बनाता है। जैसे अब 2022 शुरू होने वाला है तो बिजनेस क्या करेगा, देखेगा कि 2022 में मार्केट में क्या हालात होंगे, कितनी कोई डिमांड होगी, कितने यूनिट्स हम बेच पाएंगे, रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मिसाल के तौर पे मार्केटिंग वाले ने कहा जी मार्केट में गुंजाइश मौजूद है, आप अगले साल कुछ 2 मिलियन यूनिट्स बेच सकते हैं, इतनी डिमांड है। अब मैनेजमेंट सोचेगी अच्छा क्या हम 2 मिलियन यूनिट्स बना सकते हैं, चलें प्रोडक्शन वाले बताओ बना लोगे, हाँ जी बना लेंगे। हमें इसके लिए इतना मटीरियल चाहिए होगा, इतने लेबर चाहिए होंगे, चलो मटीरियल वालों को बुलाओ, उनको पूछो इतने मटीरियल खरीद के ला सकते हो, जी सर ले आएंगे, इतने का मिलेगा। यानी ये पूरी एक कनेक्टेड एक्टिविटी है। इन यूनिट्स को बेचने के लिए बनाने कितने होंगे, उनको बनाने के लिए कितना मटेरियल, कितना लेबर चाहिए होगा, लेबर को लाने वाले जो भी रेलेवेंट लोग हैं वो बताएंगे कि हाँ इतना लेबर है, नहीं है, कहाँ से लाना पड़ेगा। ये सारा प्लान, ये बजट है। फिर इस सारे प्लान में जो फिगर वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट बन गई। तो ये होते हैं बजट्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड को ही इस्तेमाल करके बजट बनाया जा रहा होता है। फिर इसके अलावा बिजनेस ने परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि जो स्टैंडर्ड बनाया था अब साल के एंड पे देखें वैसा परफॉर्म किया कि नहीं किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में वेरिएंस एनालिसिस भी है जी। हाँ खुद भी फोरकास्ट है, लेकिन ये एक यूनिट पे फोरकास्ट कर लिया कि एक यूनिट बनाने में इतना खर्चा होगा। अब इसको इस्तेमाल करके हम ये देखेंगे अच्छा इतने यूनिट्स बनाएंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो इसको इस्तेमाल करके टोटल बजटिंग हो जाएगी जी। कुछ और डिसीजन में भी आगे चल के हम देखेंगे, कुछ डिसीजन में भी इस्तेमाल हो रहा होता है।
स्टैंडर्ड चार्ट बजटिंग का एक पोर्शन बजटिंग का एक पोर्शन है। ये बना होगा फिर बजटिंग नहीं, मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ उसका एक पार्ट है। हाँ, स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे तो बजटिंग कर सकेंगे। हाँ, उसमें सवाल क्या है मैं समझ। बजटिंग में ये चीज़ नहीं हम बनाते। हम स्टैंडर्ड साल के शुरू में सेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट है कि हमने अपने यूनिट्स इतने में बनाने हैं, इसी को यूज करके बजट भी बना लेंगे। अरे एक्चुअल कैसे हो सकती है? साल के शुरू में बना रहे हैं ना, एक्चुअल कैसे हो सकती है? देखें ये फिगर्स डिटरमिन कैसे हुई, ये पास्ट एक्सपीरियंस है, मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो पास्ट की बेस पे है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बेस पे है, तो है तो एस्टिमेशन ही ना। अगर जिस साल के शुरू में स्टैंडर्ड बना रहे हैं, पिछले साल ये 18 रुपए किलो मिल जाता था, लेकिन इस साल इसका रेट पता है 20 रुपए किलो है, तो फिर हम 18 तो नहीं ना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो इसकी ये फोरकास्ट ही है कि इस साल में हमें ये रिसोर्सेज इस रेट पे मिलने चाहिए। डिसीजन मेकिंग एक्चुअल की बेस पे नहीं, डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए होती है। डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। डिसीजन हमने फ्यूचर के लिए लेना होता है ना। मतलब आप लोगों ने अभी ये डिसाइड करना है कि मैट्रिक में साइंस रखनी है कि आर्ट्स रखना है, करना है डिसाइड बच्चों के लिए, अपने लिए पूछ रहा हूँ। तो पास्ट हो गया ना वो, तो डिसीजन मेकिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अच्छा, इन ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाने के लिए एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर 10 आएगा आपके बुक में, चैप्टर 10 पेज 331 और थोड़ा सा 332 पे भी है। हेडिंग 1.5 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, पेज 331 हेडिंग 1.5 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। ये एक पेज ही है जी। हाँ, ये कैप की बुक, पेपर कैप 3, पेज 331, जो कि चैप्टर 10 में फॉल करता होगा। इसमें हेडिंग 1.5 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, ये 4 हैं, जिनमें से 3 इसी पेज पे नजर आ जाएंगे आपको, एक अगले पेज के शुरू में गई हुई है। इसको आप याद कर लें, रटने को नहीं कह रहा, अपने पास से भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आसान सा है, बता देता हूं। 1.5 में बताया ये हुआ है कि जब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो क्या अप्रोच होती है स्टैंडर्ड सेट करने की। करंट स्टैंडर्ड क्या लगता है नाम से? करंट स्टैंडर्ड। अच्छा चले, मैं इससे पहले एक और आपको चीज बता दूं। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज भी है ना, कि एक यूनिट में 5 घंटे लग जाने चाहिए, इतने किलो लग जाने चाहिए। करंट स्टैंडर्ड्स किन बुनियादों पे स्टैंडर्ड बनाया गया होगा? जो अभी करंट हालात चल रहे हैं, रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं, जो अभी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी औकात है, हैसियत है, ये उसको सामने रख के स्टैंडर्ड सेट किया होगा। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता होगा? आइडियल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन आइडियल स्टैंडर्ड है। अच्छा, CD 70 1 किलोमीटर में, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल जाते हैं? एडवर्टाइज कितना करते हैं? तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। वो आइडियल हालात होते हैं कि ब्रेक ना लगनी हो, बार बार ऐसे वो नहीं, ऐसे वो शौक ना हो, सिग्नल ना बंद हो रहे हो बार बार, है वही रोड की बात है ना, रोड अच्छी हो। तो ये आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें 80 किलोमीटर चल जाएगी तो ठीक है, वो सही कह रहे होंगे। तो आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड्स इस बुनियाद पे सेट किए गए कि वर्कर्स सारे के सारे काबिल होंगे, कोई नाअहल नहीं होगा, कोई सुस्ती से काम नहीं करेगा, कोई जरा भी मटेरियल जाया नहीं करेगा, ना ही जरा सा भी कोई मटेरियल खराब निकलेगा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, ना लाइट जाती होगी, ना कोई स्ट्राइक होती होगी, सब कुछ अगर परफेक्ट चले तो क्या होगा? ये आइडियल स्टैंडर्ड होगा। मतलब ना करने वाली बात।
अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या होता होगा? अटेनेबल, ये आइडिया से थोड़ा इंसानों वाला होता होगा, लेकिन करंट से डिफरेंट होगा, क्योंकि अटेनेबल हम टारगेट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि इतना करने की कोशिश कर लो, अटेनेबल स्टैंडर्ड। तो बस ये टाइप्स ही हैं, यही हैं, ये नामों से ही पता लग रहा है जो आपको मैंने समझाया है। और एक होती है बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक और करंट में फर्क ये है कि करंट है अभी के हालात के मुताबिक, और बेसिक होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड हम एवरेज क्या करते आ रहे हैं, यानी काफी ईयर्स को सामने रखते हुए हम क्या परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, इस चीज को सामने रख के बनाया हो तो ये बेसिक स्टैंडर्ड है। एग्जिस्टिंग हालात को सामने रख के बनाया हो तो करंट स्टैंडर्ड है। मोटिवेशन के लिए थोड़ा बेहतर करके लेकिन काबिले इस्तिताअत अटेनेबल स्टैंडर्ड है। और एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कमस्टांसेस में ये आइडियल स्टैंडर्ड है जी। पता नहीं, होते होंगे, हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आइडियल स्टैंडर्ड बदल गए। तो ये टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड है, ये एक एक दो दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इनमें से आप निचोड़ के 2-3 लाइनें भी लिख सकें तो काफी है। ये आपसे 3-4 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है खास। जो लोग, हाँ जी, जो लोग बुक पढ़ने के शौकीन होते हैं तो इस चैप्टर 10 में आपको कुछ लॉसेस वगैरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन वो अभी नहीं, वो मैं वेरिएंस एनालिसिस में ही कवर करूंगा। तो बस ये चैप्टर खत्म है, चैप्टर 10 खत्म। कार्ड क्या? जैसे मर्जी नहीं। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड कार्ड बनाने को नहीं, यानी आपने खुद फैक्ट्री फिर के अंदाजे लगा के स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाना। ये तो सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड अवेलेबल होगा। मैंने तो आपको ये बताया स्टैंडर्ड कार्ड होता क्या है। अब ये 5 घंटे क्यों रखे हैं, 6 क्यों नहीं है, जिसने भी स्टैंडर्ड बनाया होगा उसकी मर्जी। वैसे आइडियल स्टैंडर्ड जो है ना, वो वैसे ही बस बनाने हो तो बना लें, वरना प्रैक्टिकली आइडियल स्टैंडर्ड नहीं बनते होंगे, कोई फायदा नहीं उनको बनाने का। यानी अगर आप अपना फरवरी में पढ़ाई का प्लान ये कर रहे हैं कि आपने 20 घंटे पढ़ना है और मोबाइल यूज नहीं करना है, ना कभी तबीयत खराब होनी है, तो ये तो बहुत आइडियल सर्कमस्टेंसेस है ना। 20 ज्यादा हो गया, 18। वैसे 18 पॉसिबल है। कौन सी सीट वाली इंसान? साल के शुरू में बजट बनाया और उस इनकम स्टेटमेंट में यह तय किया कि हम इस साल 30 मिलियन का प्रॉफिट कमाएंगे। साल एंड हुआ, एक्चुअल रिजल्ट सामने आए और एक्चुअली कमाया
नहीं इतना भी नहीं, 7.5 चले 22 मिलियन, 22 मिलियन। कितना डिफरेंस, अरे वाह जबरदस्त। और ये है वेरिएंस एनालिसिस 8। ये क्या, जी अच्छा, बिजनेस अगर अच्छा मैनेज करना है तो इस डिफरेंस के रीजंस को ढूंढना पड़ेगा। जैसे हाँ, ये जो स्टूडेंट्स जब फेल होते हैं और आके पूछते हैं कि सर क्लास पढ़नी है नहीं पढ़नी है, क्या करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स से मेरा पहला सवाल ही होता है कि आपको क्या लगता है कि क्यों फेल हुआ है। और स्टूडेंट अगर ये कह रहा है कि सर पता नहीं, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, तो फिर वो दोबारा भी पास होने की उम्मीद कम है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि फेलियर की रीजन क्या है तो उनको दूर कैसे करेंगे। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसका कोई पेपर रहता है और वो ये समझ रहा है कि पता नहीं क्या वजह हुई, तो पता करें, अपने जो भी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करें, देखें आप कहां कहां लैग कर रहे थे, क्या ऐसी गलतियां थी जो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि गलतियां थी, आपको खुद हो जाएगा अंदाजा। अच्छा चलें, ढूंढ लिया कि क्या क्या रीजंस थे, क्या करना है अब रीजंस ढूंढ के अब उनको रेक्टिफाई करना है। अच्छा इसी तरह से अगर टीम है, टूर्नामेंट खेलने गई, वर्ल्ड कप खेलने गए, हार के आ गए, तो तुम जीतो या हारो हम तुमसे प्यार है, काफी यही बात कहना है, फिर गोली मार देनी चाहिए। रीजंस देखने चाहिए कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी ताकि आइंदा इनको रेक्टिफाई कर लें। और अगर जीत गए तो बस सब अच्छा है, नहीं, फिर भी रीजंस देखनी पड़ेंगी कि अभी भी क्या ऐसी खामियां थी जो बेहतर होनी चाहिए और क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स थी जो कम से कम मेंटेन होनी चाहिए। बिजनेस ने अगर 8 मिलियन जो सोचा था उससे कम कमाया है तो उसके डिफरेंस के रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। इसके रीजंस, अच्छा बस इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर बिल्कुल मोटी मोटी बात करें तो इनकम कम हुई होगी या एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। यानी इनके रीजंस अगर ढूंढें तो या तो इनकम यानी सेल्स का मसला हुआ होगा या खर्चों का मसला हुआ होगा। सेल्स का मसला क्या हो सकता है, सेल्स कम हुई है, ठीक है, या तो यूनिट्स कम बेचे या फिर सेल्स कम होने का इन्वेंटरी एब्सोल्यूट होने से क्या ताल्लुक, या तो यूनिट्स कम बेचे या प्राइस कम हुई। तो सेल्स को मजीद अगर तोड़ेंगे तो या तो यूनिट्स का मसला होगा या प्राइस का मसला हुआ होगा। इसी तरह कॉस्ट्स पे आते हैं, कॉस्ट क्यों ज्यादा हुई, देखना पड़ेगा कि मटेरियल का मसला था, लेबर का मसला था या ओवरहेड्स का मसला था। अच्छा मटेरियल को भी और तोड़ते हैं, मटेरियल का क्यों मसला हो सकता है, या तो क्वांटिटी ज्यादा लग गई होगी या मिला महंगा होगा, तो इसमें भी वही मसला हो सकता है, क्वांटिटी का और रेट का। इसी तरह है, हाँ क्वांटिटी ज्यादा लग गई ना। लेबर में क्या मसला हो सकता है, या तो महंगे लेबर मिला होगा या टाइम ज्यादा लगा लिया होगा। तो इसी तरह से ना इनके जब हम डिटेल्ड रीजंस ढूंढते रहते हैं, इस सारी मेहनत का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस 8 मिलियन के फर्क को ढूंढना कि इसमें क्या वजह रही। और वजह ढूंढनी इसलिए जरूरी थी ताकि जो खामियां थी वो अगली दफा बेहतर हो सकें और जो अच्छाइयां थी वो अगली दफा मेंटेन हो सकें। इस सारी मेहनत को वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। क्योंकि वेरिएंस यानी जो सोचा था और जो हुआ उसका जो वेरिएंस है उसको एनालाइज कर रहे हैं, उनकी वजह ढूंढ रहे हैं। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल वजह नहीं है, यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग और उन सारे रीजंस की जब कैलकुलेशन कर चुके होंगे तो उनका सम कितना आ रहा होगा, 8 मिलियन। तो ये वेरिएंस एनालिसिस के डिफरेंस को जिसने लोएस्ट लेवल तक डिटेल में तोड़ सकते हैं उस लेवल तक तोड़ना, उनकी वजह जानना, उनकी अमाउंट कैलकुलेट करना, ये सारा वेरिएंस एनालिसिस है। इस पे बुजुर्गों ने फार्मूले बनाए हुए हैं। क्या जी, नहीं मैंने तो आपको पूरी पिक्चर दिखा दी ना, मैंने तो पूरी पिक्चर दिखाई है इसलिए प्रॉफिट बताया है। सिर्फ एक सेगमेंट को भी देखा जा सकता है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगी, उसका क्या रीजन हो सकता है, वो भी वेरिएंस। मतलब मैंने तो पूरी पिक्चर बताई है आपको, ये सारा वेरिएंस एनालिसिस है।
नहीं, हमने रेक्टिफाई नहीं करना है, हमने तो कैलकुलेशंस करनी है। 8 मिलियन तो मैंने पूरी पिक्चर दिखाई है ना। हो सकता है आपको सिर्फ सेल से रिलेटेड वेरिएंस एनालिसिस पूछा हो सकता है सिर्फ ओवरहेड से रिलेटेड पूछा हो। मैंने तो आपको पूरी पिक्चर दिखाई है कि सारा काम क्या हो रहा होता है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल था, मुश्किल इसके सवाल कुछ हैं मुश्किल, लेकिन अगर आप फार्मूले अच्छी तरह याद कर लें और हौसले से चलें तो फिर ये इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है। बल्कि इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें मार्क्स लेना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना तो मार्क्स आसानी से आते हैं। क्योंकि अगर सवाल में अगर 8-10 फार्मूले लगाने और लेट्स से 11-12 नंबर का सवाल है तो वो फार्मूले मोस्टली आपस में इंडिपेंडेंट भी होंगे। यानी अगर कोई एक पॉइंट मुश्किल होगा तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही उससे रिलेट कर रहे हों, तो नंबर लेना इसमें आसान है। हाँ, कैश फ्लो की तरह। मैं इसमें चूंकि रिस्क नहीं ले सकता था कि मैं बोर्ड पे कुछ और लिखूं, आपको नज़र कुछ और आए, पढ़ें आप कुछ और रजिस्टर पर लिखते लिखते कुछ और हो चुका हो, तो इसलिए मैंने इसके फार्मूले आपको प्रिंट आउट ही दिया है जो आपने कॉपियर से लेने थे। इनमें मैंने आपको कॉस्ट के वेरिएंसेस, ये जितना इधर सामने बनाए कॉस्ट के वेरिएंसेस पढ़ाने हैं, जिसमें मटेरियल के अलग हैं, लेबर के अलग हैं, उसमें भी आगे केसेस हैं, ओवरहेड्स के अलग हैं, काफी सारे फार्मूले हैं। फार्मूले बहुत सारे हैं। इनमें जो आपके लिए एग्जाम क्वेश्चंस के लिए टिप्स नसीहतें हो सकती थी, मैंने यानी मुकम्मल नोट्स बना के दे दिए हैं। इस पे टिप्स वगैरह जो लिखाता हूं ना वो भी सब लिख दिए हुए हैं इसके अंदर। और जो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था ना वो भी मैंने इसी में डाल दिया। एडवांस, ठीक है। ये जो वेरिएंसेस हैं या तो होंगे फेवरेबल या एडवर्स। इसका फैसला कैसे होगा कि वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? अगर स्टैंडर्ड से बेहतर हो गए एक्चुअली तो फेवरेबल है, स्टैंडर्ड से कम हो गया तो एडवर्स है? नहीं, ये तो खैर प्रॉफिट है ना, हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे अब जो खर्चों के वेरिएंसेस होंगे, जितना स्टैंडर्ड सोचा था खर्च होना चाहिए उससे कम हुआ तो फेवरेबल है, ज्यादा हुआ तो एडवर्स है। सेल्स में इसका उलट है। तो फार्मूले ही बुजुर्गों ने इस तरह बना दिए कि आंसर अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, आंसर नेगेटिव आया तो एडवर्स है। फार्मूले ही इस तरह के सेट कर दिए मैं। अच्छा, अब मसला ये हो गया कि सुबह मैं यहीं तक पढ़ा पाया, पता नहीं क्यों। नहीं, असल में ना, हाँ, वो असल में जो कल आपके यहाँ सवाल कर लिया था उसकी रिकंसिलिएशन जो है ना वो सुबह आज बताइए, वो कल नहीं बता सका था। अब चूंकि आपको सैटरडे को इकट्ठे ही क्लास देनी है तो अब मुझे इकट्ठे ही रखना पड़ेगा, तो बस फिर यहाँ रोक दी मैंने क्लास। अच्छा, खुशी किस बात की है? अभी आवाज नहीं आ रहा।
है जी, क्या हुआ? क्यों? मैंने एक हफ्ते को पढ़े। मैंने कहा है दोनों सेक्शंस चूंकि सैटरडे वाला इकट्ठे ही पढ़े होते हैं, एक ही रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो इसलिए दोनों को साथ चलाना है, वरना तो मैं और पढ़ा देता यहाँ, लेकिन फिर साथ चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या जी? बुकिंग किस चीज़ की? अच्छा, लास्ट टाइम मंडे को आप में से आया था कोई ना? सैटरडे को आया, सैटरडे को, सैटरडे आ सकते हैं। अच्छा चलें, करते हैं फैसला। ये जो फिल्में ड्रामे है ना, ये हमारी ग्रूमिंग, हमारी तरबियत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी घरों के अंदर ये रचे बसे हुए हैं। फिल्में ड्रामे, जो हीरो का कैरेक्टर होता है, हीरो, उसमें है क्या हो गया? अगर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के स्टोरीज हैं, तो जो हीरो का कैरेक्टर होगा ना, वो कुछ धीमे अंदाज वाला इंसान नहीं होगा, यानी वो एग्रेसिव होगा, और वो हीरो होगा। हीरो, एग्रेशन, लड़ना और डरना नहीं किसी से, ये एक हीरो कैरेक्टर होगा। और जो धीमा होगा वो मोस्टली एक कॉमेडियन कैरेक्टर होगा, यानी वो उसको एक कॉमेडी लेके क्रिएट किया होगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का है या वैसे कोई ऑफिस, कोई एक कैरेक्टर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा जो मतलब शरीफुन नफ्स, धीमा अंदाज है। नहीं, वायरस धीमा अंदाज तो नहीं था यार। तो चूंकि जो हीरोइक कैरेक्टर होते हैं वो एक एग्रेशन और लड़ पड़ना और झगड़े होना, इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से आप जवान बच्चे हैं, तो आपकी जवानी ही आपको तब पता लगती है अगर आप लड़ने वाले हैं। जोश होता है ना, जरा सी कोई ओखा क्यों बोला है तू, चल चपेड़े लगानी शुरू कर दी, या बाहर आ जरा, या आप बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई रिक्शे वाले ने साइड मार दी या गाड़ी ने साइड मार दी, आप या वार्डन ने अगर थोड़े ओखे तरीके से बात कर ली, तो उसमें गुस्सा आता है कि ओखा क्यों बोला मेरे नाल, तो है ना ये। तो इससे आपको लगेगा कि आप जवान हैं, और ये हर वक्त लड़ने को तैयार, क्योंकि किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि अपने से भी नहीं डरते। इनफैक्ट अपने से भी नहीं डरते तो फिर किसी के बाप से क्यों डरना है? नहीं, अपने से नहीं डरते। अच्छा, अब इसी चीज को, जैसे आप बाइक पे हैं या बाहर मतलब पब्लिक प्लेस पे हैं, कोई ट्रैफिक वार्डन से कोई झगड़ा हो गया, या कोई गाड़ी लग गई, या कोई किसी और बाइक वाले ने साइड दे दी, कोई रिक्शा वाले ने साइड दे दी, लड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन है, गुस्सा आ जाता है। अब इसको इमेजिन करें, हुआ होगा किसी ने की भी कोई लड़ाई, अब इसको इमेजिन करें किसी ने लड़ाई की होगी। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करें कि यही जो सड़क पे लड़ाई हुई है, कोई रिक्शे वाले ने साइड मार दी, गाड़ी साइड दे गई है। अब वो जो जिस पे लड़ना या जिससे गुस्सा आना था, वो अच्छा खासा डशकर आया, मतलब ऐसे, तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा खत्म, सॉरी फाइन, सॉरी कोई बात नहीं। या वीवो डाला है पीछे, तो अगर उसने साइड करा भी दी है कोई बात नहीं, तो मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। तो ये जो, अच्छा यार काम की बात जो बता रहे हो सुन लें, तो ये जो एक कैरेक्टर जिसको हीरो बनाया गया ना, कि एग्रेशन होना, झगड़ा करना, या इस तरह के जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये एवेंजर्स हो गए या इस तरह के जितने भी हीरोज हैं, ये भी एग्रेसिव हैं सारे। तो ये नहीं, स्पाइडरमैन तो इस इनपुट से हमें ये एक मिजाज बनना शुरू हो गया कि जो गुस्सा करता है ना, वो मर्द है। गुस्सा, लड़ना हर वक्त,
जबकि ये हीरोइक कैरेक्टर नहीं है, ये हीरोइक कैरेक्टर नहीं है। बुखारी 2457 सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो। यानी हर वक्त झगड़ते रहना ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। क्योंकि जब इंसान बहुत झगड़ालू होता है ना, तो फिर उसको फिर इस बात का ख्याल नहीं रहता कि कब किसी के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, कब हक मार रहा है, कब हक नहीं मार रहा है, माफ़ करना था नहीं करना था, इस तरफ सोच ही नहीं जाती, क्योंकि वो झगड़ालू है। कई इस तरह के एक्शन हो जाते होंगे कि उससे फिर फितना और फैल जाता होगा। तो ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है झगड़ालू होना। ताकत होना ये क्वालिटी है एज लॉन्ग एज वो ताकत कंट्रोल में है। जरूरत जहां होगी बिल्कुल इसका इस्तेमाल भी है, लेकिन ये जो बात बात पे झगड़ा कर रहे होते हैं ये ताकतवर नहीं होते हैं।